Hello everyone, I welcome you all to your own channel Keep Learning with Sandeep Bihan. Students, yesterday we had started our chapter 18 of TAB publication Social Science class 7th, and today we will continue that chapter. In our previous class we had studied that when India got its freedom, how its constitution was framed, why that constitution is important for us, क्यों वो हमारे लिए important है, because it has the regulations or rules or laws that has to be followed by every Indian citizen. That's why that constitution is important for us. It has given some rights to common man also. It has limited the power of the government also. ठीक है, जहाँ उसने कॉन्स्टिट्यूशन से हम आम आदमियों को कुछ अधिकार मिले हैं, वहीं पे उससे फ़ायदा और क्या हुआ है, गवर्नमेंट की पावर्स को क्या है, लिमिट किया है. यानी अब गवर्नमेंट ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी. गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. हियर यू कैन सी अ कार्टून हियर इन अ बॉक्स. और कार्टून में देखो क्या लिखा है, मेरे पास रोजगार हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं. और सेकंड पर्सन ने क्या जवाब दिया, मेरे पास वोट है. देखो अब जो कह रहा है कि मेरे पास योजनाएं मतलब जो नेता हैं जब वो वोट मांगने आते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, वो कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, आपको जॉब दिलवाएंगे, आपके सोसाइटी को अच्छे से प्रॉपरली डेवलप करेंगे. और मतलब बहुत सारे प्रोमिसेस जो है पॉलिटिकल लीडर्स हम कॉमन पीपल के साथ करते हैं. लेकिन अब हमारे हाथ में क्या पावर है, तो ये जो पर्सन है ही इज़ अ कॉमन मैन. और देखो उसने उस लीडर को उल्टा लटका रखा है और उसको क्या कह रहा है, मेरे पास वोट है. मतलब कि वो कह रहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ घोषणाएं हैं, लेकिन वो घोषणाएं कब कामयाब होंगी, जब मैं तुम्हें वोट दूंगा. आई एम हैविंग अ पावर टू मेक यू अ लीडर, मेक यू अ एनी काइंड ऑफ लाइक ईदर द MLA, MP, वट एवर. तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें हेड या लीडर चुनेगा कौन, मैं चुनूंगा. सो हियर लुक एट द कार्टून. द पॉलिटिशियन मेक्स प्रोमिसेस टू ल्योर होता है बेटा अट्रैक्ट करना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना. तो लीडर्स क्या करते हैं, अपनी सभी पॉलिसीज जो भी उनके माइंड में जो उनके फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं वो सभी वो अपने वोटर्स को बताते हैं, कॉमन पीपल को बताते हैं, ताकि वो उन पॉलिसीज को जाने, उनके प्लानिंग को जाने और इलेक्शन के समय पे उनको वोट दें. तो दे मेक प्रोमिसेस टू ल्योर द वोटर मीन्स टू अट्रैक्ट द वोटर. बट द वोटर इज कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट. लेकिन अगर हम लोग आज के टाइम पे बात करें तो वोटर को अपनी वोट की कीमत का पता है, ही वैल्यूज हिज वोट. इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. ईच पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. देखो क्या होता है इलेक्शन में, हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, किसी ना किसी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट फ्रेम्स एन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन से, जिनकी कॉमन पॉलिसी हैं एंड दे विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल आफ्टर कंटेस्टिंग एंड विनिंग द इलेक्शन. ओके, तो ये कुछ लोग होते हैं जो एक कॉमन तरह की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के ऊपर काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी. एंड दे हैव द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. अब जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई हमें पॉलिटिकल पार्टी का ही मेंबर होना ज़रूरी है. पार्टी कैंडिडेट आर सिलेक्टेड एंड सपोर्टेड with manpower and finances by political parties having a definite program that the general public is familiar with. तो अब क्या करते हैं, जो कैंडिडेट किसी पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज मैन पावर से भी उनको सपोर्ट करती है. देन और किस तरीके से उनको सपोर्ट करती है, दूसरा सपोर्ट वो देते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि अब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो मनी की ज़रूरत भी होती है. तो वो मनी फाइनेंशियल सपोर्ट उनको कहाँ से मिलेगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबर होते हैं. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, देखो हमने अभी बात की थी ना कि ज़रूरी नहीं है हर कोई जो है किसी ना किसी पार्टी का कैंडिडेट होगा, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन. अब वो जो रैलीज कैंपेनिंग करते हैं वो अपने बेसिस पर करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं होता.
वो अपने बिहाफ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, a person who does not belong to a political party to contest election. And of course जब एक बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स मैदान में होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उस समय एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, कोई मेरे जैसा आम आदमी खड़ा हो गया अभी इलेक्शन में, अब मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरी अभी तक सोसाइटी में कोई पहचान नहीं है, और वहीं पर वो जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उस कैंडिडेट की जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है शायद उसकी कोई पहचान ना हो, लेकिन वो किसके नाम पर वोट मांगेगा, अपनी पार्टी के नाम पर. सपोज वो कांग्रेस का लीडर है तो वो कांग्रेस के नाम पे वोट मांगेगा, बीजेपी का लीडर है वो बीजेपी के नाम पे वोट मांगेगा, आम आदमी पार्टी का लीडर है तो वो उसके नाम, तो उसके पास किसकी पहचान है, उसकी पार्टी की पहचान है. तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उनको उन बड़ी बड़ी पार्टीज के बीच में, उनके कैंडिडेट्स के बीच में अपनी एक अलग से पहचान बनानी पड़ती है. डू यू नो, इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन अ सिंगल मेजॉरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, some political parties join hands to form a government. It is known as the coalition government. तो अब क्या होता है, इंडिया की बात बताई गई है यहाँ पे कि सपोज इलेक्शन हुआ और किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट क्या होते हैं बेटा, मोर देन 50%, है ना. तो यानी आधे से ज़्यादा जो है वोट किसी भी एक पार्टी को नहीं मिले, तो अब मेजॉरिटी तो किसी को मिली ही नहीं, तो अब सरकार कैसे बनेगी या फिर लीडर कौन बनेगा. तो इस केस में क्या इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि दो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसके साथ कोई और पार्टी, अगर दो पार्टीज मिलकर मोर देन 50% वोट अपने शो कर सकती है तो वो दोनों पार्टीज मिल जाती हैं और फिर वो जो सरकार बनती है. अब दो पार्टीज की सरकार बनी, देखो ये इलेक्शन में अलग लड़ी, ये अलग लड़ी, लेकिन रिजल्ट आया तो मेजॉरिटी दोनों में से किसी को भी नहीं मिली, है ना. तो अब क्या करेंगे वो, ये दोनों आपस में मिल गए, इन दोनों के वोट्स मिलकर मोर देन 50% हो रहे हैं, मेजॉरिटी इनको मिल रही है. तो अब क्या होगा, ये दोनों पार्टीज मिलकर आपस में सहमति करेंगी, सरकार बनाएंगे, और इस प्रकार की जो सरकार बनती है, सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट. हिंदी में हम इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार. अब हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, हरियाणा में देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी. अब जब पीछे इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी ने को किसने सपोर्ट किया, जेजेपी पार्टी ने, है ना. अब जेजेपी ने जब बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया तो दोनों के वोट्स मिलकर मोर देन 50% हो गए. तो अब जो हरियाणा में जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की सरकार है, दैट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट. अकेली बीजेपी की सरकार भी नहीं है और अकेली जेजेपी की भी सरकार नहीं है. अगर आज भी जेजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है तो दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी तो है ही नहीं किसी के पास. ओके, तो सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड दी coalition government. In India, multi-party system, the party or a combination of parties that gets the majority forms the government. कि ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है. ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी है वही हर बार इलेक्शन लड़ेगी, नहीं, बहुत सारी पार्टीज है. नेशनल लेवल की वी हैव 8 पार्टीज जो नेशनल लेवल पर इलेक्शन कंटेस्ट करती है. स्टेट वाइज अलग अलग लोकल हमारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं. तो बहुत सारी पार्टीज है, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारती है इलेक्शन में. ओके, तो इस तरह का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द मल्टी पार्टी सिस्टम. यानी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि हम किस पार्टी को या किसके कैंडिडेट को हम वोट करना चाहते हैं. द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और अ पर्सन होम द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी सपोर्ट्स बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज, ठीक है, वो मिलकर जब जीत जाती हैं, जब वो अपना मेजॉरिटी शो कर देती हैं, तो फिर वही पार्टी आगे, अब वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमने पार्लियामेंट में बिठा दिया, हमने उनको वोट दिया, हमने उनको जितवा दिया, वो पार्लियामेंट में बैठ गए. तो अब क्या होगा, अब यही लोग क्या चुनेंगे, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं. अ पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट फेल्स टू गेट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन परफॉर्म्स द रोल ऑफ ऑपोजिशन. और जौन सी पार्टी हार जाती है वो कौन सी पार्टी बन जाती है, ऑपोजिशन. अभी अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो
प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट कौन सी पार्टी की है? बीजेपी की है। एंड ओपोजिशन में कौन सी पार्टी है? ओपोजिशन में है हमारी कांग्रेस। सो इस तरीके से जो पार्टी जीत जाती है उस पार्टी में से एक कैंडिडेट को प्रधानमंत्री चुना जाता है और वही पार्टी जो है सरकार बनाती है, और जो पार्टी हार जाती है वो एज अ ओपोजिशन पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि हार गए तो उसका काम खत्म हो गया। ओपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करती है ओपोजिशन पार्टी? इट कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल। अब ये नजर रखती है कि सरकार अपना काम कैसे कर रही है, ठीक से कर रही है। जब भी सरकार कोई गलती करती है, कोई गलत कदम उठाती है, कोई गलत कानून बनाती है, तो पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ आवाज उठाती है, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है मीडिया के थ्रू या किसी भी वे में। तो वो क्या कर रही है? वो सरकार के कामों पर नजर रख रही है ताकि सरकार कोई भी गलत काम ना कर सके, लोगों का जो राइट्स हैं उनको खत्म ना कर सके, उनको ना दबा सके। बिफोर इंडिपेंडेंस सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। तो आज़ादी से पहले क्या था कि हमारी समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, सोशली भी थे वो बैकवर्ड, यानी जो कास्टिज्म था ना उसके बेसिस पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर देम सो दैट एवरीवन कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड एंजॉय इक्वलिटी। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान ने क्या किया? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, रिजर्वेशन, है ना। तो कुछ स्पेशल कोटाज रखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसमें कुछ स्पेशल कास्ट्स को, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो थी वो कास्ट के आधार पर डिवाइडेड थी, तो कुछ स्पेशल कास्ट को क्या किया है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं, उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है ताकि वो लोग भी सामने आ सके। दे कैन ऑल्सो लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, इक्वालिटी मतलब समान, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि जो अपर कास्ट है वही इलेक्शन में जीतती जा रही हैं, वही सोसाइटी में सारे डिसीजंस ले रही हैं। तो एवरीवन शुड गेट अ फेयर चांस इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, that is given by the constitution. It has entrusted the government with the responsibility of providing social, economic, political equality, all as necessary condition for the successful working of Indian democracy. तो क्या है अभी? It has entrusted the government, और गवर्नमेंट की भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन सभी चीज़ों को अकॉर्डिंगली वे थ्रू करे। लोगों के जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। अब अगर रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी में अब अगर मैं इलेक्शन की बात करती हूँ बेटा, आप लोग अपने घर में भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। हम चलो बेसिक यूनिट की बात करते हैं। रूरल एरियाज में क्या होता है? सरपंच के इलेक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी इलेक्शंस होंगे तो जितनी % सीट एससीज, एसटीज, ओबीसीज के लिए रिजर्व्ड है तो एरियाज डिवाइड किए जाते हैं, ओके। और उस एरिया में जितनी % सीट होगी तो उतने % एरिया में वही कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ पाएगा। अगर एससीज की सीट है तो वहाँ पर एससी कैंडिडेट ही खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है। नो अदर कास्ट कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। अगर एसटी की सीट है तो एसटी, अगर विमेन की सीट है तो ओनली विमेन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, कोई भी मेल मेंबर वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एंड वाई दिस इज नेसेसरी? फॉर द प्रॉपर एंड सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का राज। अब लोगों के राज में ये नहीं है ना कि कुछ रिच पीपल या एक पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट के लोग ही सरकार चला रहे हैं। सबको अधिकार मिलना चाहिए। जब वो पार्लियामेंट में जो हमारे 543 मेंबर्स बैठे हैं उसमें सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। किसी भी जाति या किसी भी धर्म के इंसान को ये ना लगे कि हमारा पार्लियामेंट में कोई नहीं है। Everyone should have a equal share in the parliament or in the government. As you know, the preamble grants us the equality of status and opportunity. अभी preamble में हमने कुछ terms पढ़ी थी, justice, equality। तो preamble क्या करता है? जो सिद्धांत है हमारे constitution के, वो हमें equal status देता है सबको। According to a preamble, according to constitution, everyone is equal. तो हमें कौन सा अधिकार मिला है? वी गॉट द राइट टू इक्वालिटी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। तो क्या है? सभी जो है कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है
उस अपराध के लिए जो सज़ा एक आम आदमी को मिलेगी वही एक अमीर आदमी को मिलेगी, वही अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको भी मिलेगी। डिस्क्रिमिनेशन होता है बेटा भेदभाव। तो जाति, धर्म, जेंडर कि लड़का है लड़की है, लड़का है तो इलेक्शन लड़ेगा, लड़की है तो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो किसी भी चीज़ पर लोगों के साथ भेदभाव सामाजिक तौर पर, सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रही, सामाजिक तौर पर भी नहीं किया जा सकता। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सभी को जीवन जीने का, सोसाइटी में जो भी काम हो रहे हैं सबके उसमें इक्वल शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी जॉब है तो लड़के कर रहे हैं लड़कियां नहीं कर रही। तो सभी चीज़ों में देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। कानून ने भी सबको एक जैसी प्रोटेक्शन दी है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध हुआ है, किसी ने कोई क्राइम किया है, उसके लिए कॉमन मैन है तो उसको कुछ और सजा दे दी, आम आदमी कोई रिच पर्सन है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लीडर है तो उसको कोई और सजा दी है। अगर उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उस सभी के लिए क्या होगा, सजा सेम होगी, पनिशमेंट विल बी सेम फॉर एवरीवन। तो लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। But does everyone enjoy equality in all spheres of life, even after nearly 70 years of independence? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीज़ें आ गई, लेकिन क्या अभी भी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी क्या ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि हर इंसान को लाइफ में हर लेवल पर दे आर गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज? The answer is no. So this is really unfortunate that this provision of constitution is still not successful. So many people are there who are not getting the proper equal opportunities in the different spheres of life. Next देखेंगे, do you know me बेटा? Our constitution has banned the practice of अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या था बेटा? अनटचेबिलिटी था कि पहले बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो सोशल सिस्टम था दैट वाज सो रिजिड। आप लोगों ने अपनी पिछले क्लासेस में पढ़ा भी होगा, वर्ण 4 वर्णों में डिवाइडेड थे। तो छुआछूत, जो लोग लोअर कास्ट के होते थे उनके साथ अनटचेबिलिटी का एक जो है उनके साथ बिहेव किया जाता था। Those were not allowed to enter some specific areas where the royal or the rich people were living. वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे। इस तरह की पाबंदियां जो है सोसाइटी में थी ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड अवॉर्डिंग ऑफ टाइटल्स लाइक राज बहादुर, खान बहादुर एज दे क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। और ना ही सोसाइटी में क्या है किसी को कोई स्पेशल टाइटल, जो अंग्रेज जो थे ना, ब्रिटिशर्स थे, वो इन चीज़ों को बड़ा अडॉप्ट करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। और जब हम किसी को एक स्पेशल दर्जा दे देते हैं और बाकियों को इग्नोर कर देते हैं, अब जिसको वो स्पेशल टाइटल मिल गया उसको बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज में मिल गई, उसको एक अलग से रिस्पेक्ट मिल रही है, तो क्या होगा, बाकी लोग अपने आप को सोसाइटी से कटा हुआ फील करते हैं। तो इससे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे, भेदभाव आता था, इससे लोगों में जेलसी आती थी एक दूसरे के लिए, तो सोसाइटी एक नहीं हो पाती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी चीज़ों को बैन कर दिया कि कोई भी अनटचेबल, कोई भी कहीं भी आना चाहता है, जाना चाहता है, रहना चाहता है, तो दे आर फ्री अनटिल एंड अनलेस वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसकी तो वो जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई स्पेशल टाइटल सोसाइटी में किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, कोई पोस्ट पे है, चाहे वो गवर्नमेंट लीडर है या कोई किसी जॉब में है, तो वो जो उसका टाइटल है वो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन सोसाइटी में अलग से किसी को कोई भी स्पेशल टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे सोसाइटी में क्या होता है, भेदभाव की स्थिति सामने आती है। स्ट्रगलिंग फॉर इक्वालिटी, लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन नेक्स्ट। अब आप आगे आपको 2 स्टोरीज मिलेंगे जिससे हम लोग कौन सा कंसेप्ट समझेंगे, स्ट्रगलिंग फॉर इक्वालिटी। संविधान ने तो बोल दिया आप सब लोग बराबर हो, है ना, लेकिन स्टिल पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट दिस राइट इन अ वेरी फेयर मैनर। आज भी लोग जो है इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिनके लिए अभी तक ये राइट टू इक्वालिटी जो है ना, दैट इज जस्ट लाइक अ ड्रीम, it is not fulfilled. They are facing the problem to get this right. Now let us see our first story. The first story is
शेखो द रैग पिकर। तो शेखो कौन है? एक रैग पिकर है। रैग पिकर होते हैं बेटा जो ये कचरा उठाने वाले जो होते हैं। सो ही इज़ अ 10-year-old बॉय। ही पिक्स अप रैग्स फ्रॉम द गार्बेज एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 4 to 8। तो 4 से 8 बजे तक वो क्या करता है? हमेशा जो कचरा है वो उठाता है, उसको कलेक्ट करता है। व्हेन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज स्टिल स्लीपिंग। और देखो सुबह 4 बजे बेचारा शुरू हो जाता है, जिस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो उस समय आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट ही वर्क्स एट हिज फादर साइकिल रिपेयर शॉप। उसके बाद 8 बजे के बाद मार्केट्स खुल जाती हैं, तो वो अपने पापा की शॉप पे चला जाता है जिनका काम है साइकिल रिपेयरेंस का। टिल लेट इन द इवनिंग। और वहाँ पे वो कब तक रहता है? शाम तक, लेट तक, जब तक वो दुकान बंद नहीं हो जाती। देखो वो एक बच्चा है, वो भी तो चाहता होगा मैं स्कूल जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं खेलूँ। क्या वो नहीं चाहता होगा? अब आप लोग देख लो, 1 साल से लॉकडाउन के कारण हम सब लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं। बड़े तो जैसे भी कर रहे हैं, दे आर बेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। बच्चों की आई थिंक दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। वो लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, दे आर नॉट इवन एबल टू प्ले, अकेले घर पे बैठे हुए हैं। तो सोचो उस बेचारे की क्या ज़िंदगी होगी, जिसका जो स्कूल नहीं जा सकता, स्टडी नहीं कर सकता, अपने टाइम पे खेल नहीं सकता, है ना। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, लाफ, प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन, बट ही इज़ ऑलवेज वर्किंग। लेकिन उसके पास ये सब करने का समय नहीं है, उसकी लाइफ ऐसी नहीं है कि वो ये सब चीज़ें एंजॉय कर सके। व्हाट ही डज, ही ओनली वर्क्स। बेचारा सुबह 4 बजे उठ के शुरू हो जाता है और लेट नाइट तक काम ही करता। अब रात को किसके साथ खेलेगा वो रात तक बेचारा इतना थक जाता होगा कि अगर खाना होगा तो वो खाना खाकर सो जाता होगा, और सुबह 4 बजे अगेन ही हैज द सेम रूटीन। His parents have also been granted the right to vote. उसके पेरेंट्स को भी वोट का अधिकार है, but they do not enjoy the equality of working conditions. अभी उनको वोटिंग अधिकार तो मिल गया, वोट डालने जा रहे हैं तब तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो वर्किंग कंडीशन है वो इन कंपैरिजन टू अदर पीपल दे आर वर्किंग इन अ वेरी बैड कंडीशन। उनके वर्किंग कंडीशन में इक्वालिटी नहीं मिल रही, हैंस दे आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ देयर फैमिली। और इसी कारण से उनकी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है, इतने सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, इतना वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज। बेसिक नेसेसिटीज क्या होते हैं बेटा? रोटी, कपड़ा, मकान, और आज तो उसमें एजुकेशन भी जुड़ गई है, मेडिकल फैसिलिटी भी जुड़ गई है। रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत पुरानी बातें होती थी, अब तो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा और सेहत, ये फैसिलिटीज भी इंसान के पास होनी चाहिए। लेकिन जो बेचारे ये नहीं पता कि शाम को कुछ पैसा घर पे आएगा तो खाना खाएंगे, तो वो ये सारी चीज़ें कहाँ से अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवा पाएंगे? एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो बेसिक ही सही। बट बिकॉज दे आर नॉट getting the proper working conditions, proper income, that is why they are unable to fulfill the basic facilities that they should give to their families. ये हमने स्टोरी देखी एक रैग पिकर की। सेकेंड स्टोरी है बेटा हमारी द स्टोरी ऑफ पारो। पारो इज अ स्मॉल गर्ल हु इज अ फ्लावर सेलर। नाउ लेट अस नो अबाउट पारो हु सेल्स फ्लावर एट ट्रैफिक सिग्नल फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। आप लोग भी देखते होंगे बेटा, कभी आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे तो क्या होता है, हमें कई बार ट्रैफिक सिग्नल पे हमारी गाड़ी रुक जाती है तो छोटे छोटे बच्चे कभी फूल बेचने आ रहे हैं या वो बैलून्स बेचने आ रहे हैं या कई बार वो कार कवर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, जब उनका स्कूल जाने का समय है, उनका खेलने का समय है, उस उम्र में वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे धूप में बारिश में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी। अब यहाँ पर क्या है, द फ्लावर शॉप ऑनर गिव्स हर 1 rupee फॉर ईच स्मॉल बुके दैट शी सेल्स एट ₹10। और देखो कितनी उसके लिए स्ट्रगल है, कितना बड़ा स्ट्रगल है उसके लिए पैसा कमाना। वो बच्ची को ये बुकेज कहाँ से मिल रहे हैं, उसको बुके मिल रहे हैं एक फ्लावर शॉप से। और वो एक बुके बेचती है वो 10 रुपए का, एक बुके वो कितने रुपीज़ का सेल कर रही है, 10 रुपीज़ का। अब जितने बुके वो बेचेगी हर बुके का उसको कितना पैसा मिलेगा, वो 10 रुपीज़ बेटा उसकी पॉकेट में नहीं जा रहे,
वो बुके एक दुकान से लेकर आई है, वो दुकान का मालिक एक बुके का उसको 1 रुपये दे रहे हैं। सोचो, धूप में घूमना फिरना, लोगों के साथ बातें करना, लोगों को कन्विंस करना कि वो खरीद लें, और उसके बदले में मिल क्या रहा है? 10 रुपये कमा के दे रही है, लेकिन बदले में उसको सिर्फ 1 रुपये मिल रहा है। शी एंडेंजर्स हर लाइफ एज शी रन्स बिटवीन व्हीकल्स। देखो, उसके लाइफ को भी खतरा है, वो कई बार गाड़ियों के बीच में भागती है, एकदम रेड लाइट आ जाए, गाड़ी चल जाए, तो किसके लिए? लोगों को फ्लावर बेचने के लिए। वो अपनी जान भी खतरे में डाल रही है, मेडिकली भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो धूप में भाग रही है, खड़ी है इतनी देर से। पारो's parents were forced to leave their village after the well belonging to the so-called lower caste tribe. तो क्या हुआ? उसके पेरेंट्स को भी, बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर कास्ट, उनको भी क्या कर दिया गया? गांव से निकाल दिया गया। देखो, उन्हीं का गांव, उन्हीं का घर, फिर भी क्या है? भेदभाव जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म कर दिया, अभी भी, मैंने क्या कहा था, अभी भी कुछ लोग उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, स्पेशली इन सम टिपिकल रूरल एरियाज, वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या किया? उनको क्या कर दिया? गांव से निकाल दिया। दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल दैट बिलोंग टू सो कॉल्ड अपर कास्ट। और क्यों? क्या कारण था? क्योंकि जैसे मैंने बताया था, पहले होता था कि उनको किसी जगह पर जाने की परमिशन नहीं है। पहले ना लोग कुएं से पानी भरते थे, तो उस कुएं में इफ़ दैट पर्टिकुलर वेल बिलोंग टू अपर कास्ट पीपल, तो लोअर कास्ट पीपल उस कुएं से पानी नहीं भर सकते, उस कुएं का पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो किया, उस कुएं से का पानी यूज़ किया। इसकी सज़ा में, इस चीज़ के लिए उनको सज़ा मिली। क्यों? क्योंकि वो जो कुआं था दैट बिलोंग टू अपर कास्ट पीपल। सोचो, आज की लाइफ में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा बेटा, लेकिन सच में कुछ लोग हैं जो आज भी ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं इन देयर लाइफ। सो आरंट पारो's पेरेंट्स ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया? क्या वो वहाँ के सिटीजन नहीं है? क्या इंडिया के छोड़ो, क्या वो उस गांव के वासी नहीं थे? अपने गांव में उनको एक पर्टिकुलर कुआं यूज़ करने की, क्या वो कुआं अपर कास्ट लोगों ने बनाया था? नो, बट स्टिल दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी, चाहे जाति के नाम पर है, धर्म के नाम पर है, लड़का लड़की में भेदभाव है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोहिबिटेड ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशंस, बट सैडली discrimination on the basis of caste continues to exist in spite of education and awareness, especially in the rural area. अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट द राइट टू इक्वालिटी। उनके लिए अभी भी राइट टू इक्वालिटी, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अधिकार है, उनके लिए अभी भी कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट है हमारा, another threat to equality is posed by discrimination on the basis of community. Some religious places ban the entry of people belonging to other communities and caste. अभी कहीं कहीं पर ये चीज़ें किसके आधार पर है? कम्युनल डिफरेंसेस भी हैं लोगों में। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर कि अलग कम्युनिटी या अलग जाति के लोगों को जाने नहीं दिया जाता। Certain communities look down upon others and do not give them jobs or houses on rent. कुछ लोग अभी भी हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या रिलीजन उनको एक अलग तरीके से देखते हैं और सोचते हैं कि ये लोग हमारे घर में काम करने लायक नहीं हैं। सो ये क्या है? ये अभी भी, यानी कि ये जातिवाद, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, धर्म के नाम पर है। अभी भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे समाज में फैली हुई हैं, जो कि हमारे समाज को अंदर ही अंदर क्या कर रही हैं? खोखला कर रही हैं। The government of India has implemented the provision of the Constitution given under the right to equality in 2 ways. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो राइट टू इक्वालिटी है, it has implemented these provisions in 2 ways. First, many laws have been made to protect the right to equality. For example, equal opportunities in education and job. अब कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो राइट है, ये सबको मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे तरीके बनाए हैं, अपनाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, कानून बनाए हैं। अब वो कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, जो एक बेसिक दिया है, दैट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब। हम सब जानते हैं बेटा दैट इन गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट इज़ गिविंग फ्री एजुकेशन
ठीक है। और सभी, आप लड़का हो लड़की हो किसी भी कास्ट के हो, तो आपको वहाँ पर, किसी भी रिलीजन के हो, आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हो। नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, इट इज़ इन प्राइवेट स्कूल्स आल्सो। मतलब राइट टू एजुकेशन दिया है, एक कानून बनाया है सरकार ने हमारे लिए कि 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड 6 to 14 years of age that he or she must go to school. बट स्टिल सरकार ने तो कानून बना दिया बेटा, बट भेजना किसने है स्कूल में? हमने। अब मैं अगर अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजूंगी तो सरकार क्या कर लेगी? सरकार हमें सिर्फ हमारे लिए कानून बना सकती है, उनको फॉलो करना, उन पर अमल करना, उन पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाना किसका काम है? हमारा काम है। हमने अपनी सोसाइटी को सुधारना है। ऐसी जॉब्स में भी गवर्नमेंट क्या करती है? रिजर्वेशन देती है। जब भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं तो उसमें आप देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, तो स्पेशल प्रोविज़न होता है। SC STs के अलग से रिजर्वेशन होता है, विमेन के लिए अलग रिजर्वेशन होता है, तो ताकि ये लोग इन चीज़ों में पीछे ना रह जाएं। तो देयर इज़ अ प्रोविज़न और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन इन एजुकेशन एंड जॉब्स, एंड दिस इज़ गिवन बाय द government. These laws are made by the government. Government has launched many programs and schemes for those communities that needed assistance. बहुत सारे और भी प्रोग्राम बनाए हैं किनके लिए? ऐसे लोगों के लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो कि अभी भी समाज में पिछड़ी हुई हैं, जैसे कि SCs STs एंड OBCs। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत पॉलिसीज बना रही है, बहुत कोशिशें कर रही है कि समाज में सभी लोग समान तरीके से सर्वाइव कर सकें। So students, here in our today's class we had studied about the right to equality. उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अभी भी कैसे लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, they are still struggling to get this right in a real manner, in a true manner. So here our today's class is over. I hope the chapter is clear to you all till here. So your homework is you have to read these pages, your chapter till our today's class till this page, and frame the internal short question. छोटे छोटे क्वेश्चन आप बनाएंगे इसमें से। जैसे आपके क्वेश्चन अभी तक के हमारी 2 क्लासेस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? व्हेन डिड इंडिया गॉट फ्रीडम? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, है ना? उसके बाद व्हेन डिड डॉक्टर BR अम्बेडकर गेव या इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट्स कंप्लीशन? तो वो कौन सी डेट थी? 25 नवंबर 1949। तो इस तरीके से आपने इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इतने पार्ट में से अपने बनाने हैं। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।